नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है न्याय संगत बात। और जब न्याय संगत बात हो रही हो और न्याय से जुड़े हुए पर्सनालिटी जिनका नाम 30 हजारी से लेके और दिल्ली हाई कोर्ट तक वो सभी अधिवक्ता जानते हैं, जिनके दिलों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी हुई है। आज हम उन्हीं एक महान पर्सनालिटी के साथ आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ आज के हमारे मेहमान हैं फॉर्मर जस्टिस तलवंत सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, खुशी जी। आपको सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं सर कि आपने अपने जीवन की यात्रा ट्यूशन पढ़ाने से लेके और जस्टिस तक करके आप उस पायदान के लोगों को नहीं भूले जो निम्न पायदान पर आपके 23 साल पहले साथ थे। और फिर आपने जैसे ही X19 अपने इस ऑफिस का उद्घाटन किया तो सबसे पहले आपने उन्हीं को बुलाया। मैं उनकी बात इसलिए सबसे पहले आज करूंगा क्योंकि जब मैं आपके ऑफिस में घुसा तो सबसे पहले उन्होंने मुझे ये बताया कि सर ने हमें ये सिखाया कि ईगो को त्याग दीजिए और अपने उन लोगों को साथ लेके चलिए जो आपके उस वक्त में साथ थे जिस समय आपके कोई वक्त में साथ नहीं था। तो ये आपके अंदर कला कहां से आई है सर? देखिए, ये तो सिर्फ मैं उन्हीं लोगों को आज तक नहीं भूला जो 30 ईयर में मेरे साथ थे। मैं तो उन लोगों को भी नहीं भूला जो स्कूल में मेरे साथ थे। तो मेरे स्कूल फ्रेंड्स, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स और जो मेरे लॉ की पढ़ाई के समय मेरे साथ थे, और जब मैं वकील बना 30 ईयर के पहले दिन जब मैं एंटर किया मैंने अक्टूबर 1986 को, तब से लेके आज तक जो मेरे दोस्त हैं वो आज भी मेरे दोस्त हैं। तो और एक आदमी को चाहे आप जज बन जाएं, चाहे आप कोई और किसी बड़ी पोस्ट पे चले जाएं, तो कम से कम जो आपके फ्रेंड्स उस समय थे जिस समय कि आपको उनकी जरूरत थी, उनको आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन ये मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में इसलिए बात की क्योंकि ये आपकी महानता साबित करती है। और जो इंटरव्यू की शुरुआत में कुछ ही मिनटों में जो वीडियो देखते हैं उसी को न्याय संगत मानते हुए उसी वीडियो को पूरा सच मान लेते हैं, तो ये सर के विषय में बिल्कुल सच वीडियो है। अब हम सर की कुछ पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल सर से करेंगे। तो पहला सवाल सर आपसे ये है कि हमें जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हमने आपके विषय में की है, हमें पता है कि आप कॉमर्स स्टूडेंट थे। अब कॉमर्स स्टूडेंट होने के बाद आपको ऐसा क्या लगा, आपके दिमाग में ऐसी क्या आया कि आपको वकील बनना चाहिए और आपने वकालत शुरू कर दी? मैं वकील कभी नहीं बनना चाहता था। हमारे टाइम पे जो ट्रेंड था वो ये था कि जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो जनरली एक इंश्योरेंस में एग्जाम होता है AAO का, आई थिंक असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, और एक बैंक में एग्जाम होता है PO का, प्रोबेशनरी ऑफिसर का। हम सब लोग उसी की तैयारी करते थे। और मैं साथ साथ में एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता था। तो जो वहाँ कॉलेज के जो कह लीजिए कि जो मैनेजमेंट के एक दो लोग थे, उन्होंने मेरे को कन्विंस किया कि जी आपको लॉ करना चाहिए। तो मैंने कहा मेरा तो लॉ से कोई दूर दूर का कोई नाता नहीं, हमारे घर में कोई वकील नहीं है और मैं लॉ में नहीं जाना चाहता। और उन्होंने मेरे को कह लीजिए एक तरह से विवश किया। उन्होंने कहा जी फीस हम भर देंगे। मैंने कहा फीस की बात नहीं है, फीस तो आप भी मेरे को पैसे भी देते हो, पेमेंट करते हो, मैं उसमें से भर सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है आप करके रख लो, एक डिग्री कभी ना कभी काम आएगी। तो इस तरह से मेरे जीवन में वो एक चेंज आया कि वो जो प्राइवेट कॉलेज के जो हमारे मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने मेरे को कन्विंस किया और उनके कहने से मैंने लॉ कर लिया। और उसको आगे की बात आपको बताऊंगे कि जिस दिन मैंने लॉ कंप्लीट किया उस दिन मैंने उनके यहाँ से रिजाइन कर दिया। मैंने बोला अब मैं वकालत करूंगा। तो उन्होंने कहा कि पहले तो आप कह रहे थे कि आप वकालत की पढ़ाई भी नहीं करना चाहते, अब आपके दिमाग में कैसा है? जो 3 साल में वो जो चेंज आया जब मैंने लॉ पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे वकील बनना चाहिए। ये लाइफ में कह लीजिए एक टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ था जो कि वहां से मेरे को कॉमर्स से लॉ की तरफ ले आया। कॉमर्स से लॉ की तरफ आपको लेके आया। आपने कुछ संघर्ष के वो दिन बताइए सर जब आपने अपनी जीविका चलाने के लिए ट्यूशंस भी पढ़ाए, जब आप लॉ कर चुके थे, जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे थे, तो शायद प्रैक्टिस करने के बाद भी शायद आप कहीं ट्यूशन। देखिए वो संघर्ष के दिन आज भी जो युवा वकील हैं उनके साथ हमेशा होते हैं। सीनियर्स पैसे नहीं देते, यार हमारे चेंबर में ऐसी बात नहीं है। जो हमने चेंबर शुरू किया है अच्छा। हम देते हैं। लेकिन नॉर्मली मैंने जो बात पूछा है तो जो नए बच्चे आते हैं जी, तो मैं भी क्योंकि चाहे मैं BCom MCom LLB करके आया था जी, तब भी मेरे सीनियर ने मेरे को 200 रुपये महीना देना शुरू किया था। वो भी कंफर्म नहीं थे कि कब मिलेंगे या कब नहीं मिलेंगे। अच्छा। अब 200 रुपये में तो घर की जीविका नहीं चलती जी। तो मैं जब शाम को ऑफिस से फ्री हो जाता था
उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाता था और करते 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 मैंने एक ही सीनियर के साथ 1986 से लेके और 1994 तक काम किया। और 1994 में हम लोगों ने 4 लोगों ने मिलके अपनी लॉ फर्म स्टार्ट करी थी 30 यारी में। वो 30 यारी की पहली लॉ फर्म थी और हमारा पहला चैम्बर था जिसमें कंप्यूटर लगा था और वो पहला चैम्बर था वेस्टर्न विंग का जिसमें एयर कंडीशनर लगा था। So ये nice. तीन चीजें। और लोगों ने कहा था कि आपकी लॉ फर्म कुछ दिन से ज्यादा नहीं चलेगी क्योंकि वकील इकट्ठे बैठ के कोई लॉ फर्म चला ही नहीं सकते, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। वो लॉ फर्म आज भी चल रही है, जबकि मिस्टर एन हरिहरन उसके पार्ट थे जो सीनियर एडवोकेट है, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड सीनियर, और मैं उसका पार्ट था। हम लोग दोनों उससे आज भी इमोशनली जुड़े हुए हैं, जबकि मैं 2000 में जुडिशरी में चले गया और हरिहरन साहब उसके बाद हाई कोर्ट शिफ्ट हो गए। लेकिन हमारी इमोशंस आज भी 30 यारी की हमारी अपनी लॉ फर्म के साथ जुड़ी हुई। जब एक अच्छे वकील बन गए थे सर, तो उसके पश्चात क्या मन में आया कि मुझे जुडिशरी की तरफ जाना चाहिए? नहीं, अच्छा वकील तो मैं शुरू से था। ये कह लीजिए कि एस्टैब्लिश हो गए प्रोफेशन। हाँ, मतलब वेल एस्टैब्लिश होने के बाद। हाँ, वेल एस्टैब्लिश होने के बाद। तो वो एक प्रीसीज एक टाइम था जी। कि जिस समय दिल्ली में 3 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती थी, कड़कड़डूमा, 30 यारी और पटियाला हाउस, और हाई कोर्ट होती थी जी। और हम लोग इतना, मेरे पास मोटरसाइकिल था और हम लोग इतना भागते थे कि एक एक दिन में हमने 4 कोर्ट भी करी है। अच्छा। कि सुबह हाई कोर्ट पहला मैटर करके फिर कड़कड़डूमा चले गए, उसके बाद फिर पटियाला हाउस आ गए, फिर 30 यारी में बैठा रखवा लिया, दोपहर के बाद वो भी कर लिया जी। और तब तक अपना मेरे को ये लगा कि अगर मैं इसी स्पीड पे काम करता रहा कुछ दिन बाद तो हार्ट अटैक हो जाएगा, ये ऐसी सिचुएशन थी। अच्छा। तो मैंने अपने आप से एक वादा किया कि मैं 45 साल की उम्र में मैं उसके बाद सिर्फ चैम्बर प्रैक्टिस करूंगा और सभी जगह अपनी एक एक टीम एस्टैब्लिश कर देंगे, बिठा देंगे हर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, जो कि वहां का काम देखते रहें। और मैं कभी हाई कोर्ट में मेरी पेशी की जरूरत पड़ेगी तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, अदरवाइज मैं 45 की उम्र के बाद ये जो भागा दौड़ी ये नहीं करूंगा जी। लेकिन भगवान ने मुझे 39 की उम्र में वो मौका दिया कि तुम्हारा भाग दौड़ी खत्म हो गई और मैंने फटाफट वो मौका संभाला और मैं कह लीजिए कि बेंच क्रॉस करके दूसरी तरफ आ गया। बेंच क्रॉस करके दूसरी तरफ आप आ गए। जिस तरीके से जब आप दूसरी तरफ आते हैं तो जो चैलेंजेस आपको वकालत में झेलने पड़ते हैं, वो चैलेंजेस आप ज्यादा स्ट्रगलिंग मानते हैं, या जब आप उस तरफ आके उन चैलेंजेस को फेस करते हैं वो ज्यादा स्ट्रगलिंग होते हैं? देखिए, वकालत में स्ट्रगल ज्यादा है। वकालत में स्ट्रगल ज्यादा। नौकरी में तो कम से कम जब आप नौकरी में आ जाते हैं तो एक बेसिक रोजी रोटी का तो इंतजाम सरकार करती है, लेकिन वकालत में तो वो भी नहीं होता। वकालत में तो जो मैं आज की सिचुएशन देखता हूँ या जो हमारे टाइम पे भी थी कि मेरा अपना मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जो 5% लॉयर्स बहुत कंफर्टेबल हैं, अगले 10% सिर्फ कंफर्टेबल हैं और उसके बाद तो 85% तो वो हैंड टू माउथ की स्ट्रगल हर रोज की स्ट्रगल है। exactly. और उनको मकान का किराया भी देना है, बच्चे की फीस भी देनी है, अपना ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी निकालना है और कह लीजिए समाज में एक डिग्निटी भी मेंटेन करनी है। लेकिन ना तो उतना काम है और जो एक कह लीजिए कि बहुत मुश्किल भरी जिंदगी, और मैं उससे गुजरा हूँ। काफी हम लोगों ने भी अपने टाइम पे स्ट्रगल किया, लेकिन नौकरी में ये है कि कम से कम आपको सरकार मकान देती है, आने जाने का साधन की व्यवस्था करती है, तनख्वाह देती है। बिल्कुल, ऐसी स्ट्रगल वाली बात नहीं, स्ट्रगल वाली बात नहीं रहती है। लेकिन ये है कि आपकी बड़ी एक डिसिप्लिन लाइफ हो जाती है। डिसिप्लिन लाइफ रहती है। हाँ, एक वकील का तो ये होता था कि आपकी जेब में पैसे पड़े हैं, आप कभी भी कुछ भी खर्च कर सकते हो। ना आमदनी का हिसाब था ना खर्चे का हिसाब था। लेकिन जज बनने के बाद हम लोगों ने बजट बनाना सीखा कि महीने में कितने दिन एक बार सिनेमा देखने जाएंगे। होटल में जाते थे हर हफ्ते, बोले ये अब हफ्ते में नहीं, महीने में एक बार होटल जाएंगे। बच्चों के खर्चे भी कम किए, तो वो आपको जो तनख्वाह मिलती है उसी में गुजारा करना, वो एक चैलेंज है। वो एक चैलेंज है। लेकिन एक चैलेंज और आता होगा सर सामने, जब हम कुर्सी पे आ जाते हैं तो कई बार हमें वो कार्य भी करना पड़ जाता है जो न्याय संगत है लेकिन दूसरे के विरुद्ध है और उस व्यक्ति के विरुद्ध है जो बाहुबली है। तो ऐसा कोई आपकी लाइफ में, क्योंकि अब तो आप एडवोकेट हैं, कोई इंसिडेंट हुआ हो जिस समय एक बाहुबली सामने हो और वो आपको कार्य करना है, न्याय संगत है, क्योंकि हम न्याय संगत बात कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, और वो आपको करने का एक ऐसा चैलेंज सामने आया है कि मुझे वो कार्य करना ही है? देखिए, ऐसा है, जब हम जज की कुर्सी पे होते हैं, हमें तो फाइल देख के जो गवाही अपने सामने आई है, जो वकील साहिबान ने आर्गूमेंट किया, उसके हिसाब से डिसाइड करना।
हमें वहां उस कुर्सी पे बैठ के ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन एक्यूज है या कौन पार्टी है हमारे सामने। हमें ये नहीं फर्क पड़ता कि कौन वकील साहब पेश हो रहे हैं। जी। कोई जूनियर मोस्ट लॉयर भी आएगा, उसके लिए भी उतनी रिस्पेक्ट है, वो सीनियर मोस्ट लॉयर आएगा, उसके लिए भी उतनी रिस्पेक्ट है। और हमें जो डिसाइड करना है वो कानून के हिसाब से डिसाइड करना है, और जो फैक्ट्स हमारे सामने कभी सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता? कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई गवर्नमेंट जिस तरीके से लोग कहते हैं अपोजिशन वाले की सरकार इंटरफेरेंस करती है, कोई सरकार का इंटरफेरेंस नहीं, कोई हमारे सीनियर्स का इंटरफेरेंस नहीं। सीनियर्स का इंटरफेरेंस। आई एम प्राउड टू से मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 19 साल रहा हूँ, और आप खुद भी सीनियर रहे हैं, आपने भी इंटरफेरेंस नहीं करा? हमने भी कभी इंटरफेरेंस। आप कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट जज हेडक्वार्टर रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट जज हेडक्वार्टर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट जज कड़कड़डूमा रहा हूँ। जी जी जी। कभी किसी भी जज साहब के कार्य करने में कभी कोई इंटरफेरेंस ना मैंने देखा है, ना आपने किया है। तो एक सर, आपने जो आज सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है, हाई कोर्ट को लग रहा है कि पूरी डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए, सारी जितनी भी हमारी फाइल्स हैं सारी डिजिटल होनी चाहिए, लेकिन ये आपने अपने रहते हुए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी में इतना जबरदस्त आपने काम किया, वो आइडिया आपके पास कहां से आया? वो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा चैम्बर पहला चैम्बर था जिसमें सन 1995 में कंप्यूटर लगा था। बहुत लोगों ने उस समय तक कंप्यूटर देखा नहीं था, लेकिन हमारे चैम्बर में कंप्यूटर लगा हुआ था और लोग देखने आते थे। 30 एरिया में जो हमारे कुलीग्स थे वो आके देखने आते थे, और उस कंप्यूटर के चलते हमें एयर कंडीशन लगवाना पड़ा, क्योंकि उस समय ये धारणा थी कि कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर की जरूरत है। तो वो बाद में तो वो धारणा निकल गई, मतलब लोगों को लगा इसको भ्रांति थी। जी जी। तो लोग देखने आते थे। तो वो जब 1995 से हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे थे जी। और जब मैं सन 2000 में जज बना तो मैंने देखा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी भी जो हमारे स्टेनोग्राफर्स हैं वो टाइपराइटर यूज करते थे। तो मैंने हाईकोर्ट को एक चिट्ठी, और हाईकोर्ट की एक वेबसाइट थी अपनी, और हाईकोर्ट में थोड़ा बहुत कंप्यूटराइजेशन हो रखा था। तो मैंने एक चीफ जस्टिस साहब को एक चिट्ठी लिखी कि जी ये जितना कंप्यूटराइजेशन हाईकोर्ट में हुआ है उसी हिसाब से नीचे भी होना चाहिए। तो वहां से जवाब आया, और मैं मतलब कह लीजिए कि ऐसा नहीं कि चिट्ठी किसी ने डस्टबिन में डाल दी हो, उस चिट्ठी का बाकायदा जवाब आया कि आपने जो भी सजेशन देने इस बारे में, जस्टिस मदन बी लोकूर, ऑनरेबल जस्टिस मदन बी लोकूर जो उस समय दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे और आईटी के इंचार्ज थे दिल्ली हाईकोर्ट के, आप उनको सजेशन दीजिए। तो मैंने वो सजेशन लिख के ऑनरेबल जस्टिस लोकूर साहब को भेजे। अच्छा। और ये सन 2002 की बात है, और तब से उनके कह लीजिए कि उनकी प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने दिल्ली की सारी कोर्टों को कंप्यूटराइज किया। सरकार ने भी सहयोग किया, हमें कोई फंड्स की कोई दिक्कत नहीं आई। और एनआईसी ने बहुत अच्छा काम किया, दिल्ली की सारी कोर्टें कंप्यूटराइज करी, सारे जजेस को ट्रेन किया, सारे स्टाफ को ट्रेन किया। ट्रेनिंग में बड़ी चैलेंजेस आए, क्योंकि स्टाफ जनरली हमारा जो क्लरिकल स्टाफ हो 10वीं क्लास पास होता है, तो वो कहते जी हमें तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता। तो उनको हमने कंप्यूटर सिखाया, ट्रेनिंग कराई, लेकिन 3 साल और हमने वो टाइपराइटर्स उनके अलमारी में रखवा दिए और हमने कहा जी आप इस पे काम करके देखिए 1 साल, अगर आपको नहीं काम आएगा तो आप वापस टाइपराइटर पे जा सकते हैं। लेकिन मेरे को ये बात कहने का गर्व है कि कोई भी हमारा स्टाफ मेंबर वापस टाइपराइटर्स पे नहीं आया। कंप्यूटर्स ने उनका काम इतना आसान कर दिया कि तब से लेके आज तक वो सब लोग कंप्यूटर बड़े एफर्टलेसली और बड़े कह लीजिए कि आसानी से, चाहे वो 10वीं क्लास बच्चे हैं इस समय हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हमारा स्टाफ है, सीनियर स्टाफ भी, सब लोगों ने उसको अपनाया। हमारे सीनियर जजेस के साथ थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो कहते हमारी जिंदगी निकल गई ऐसे ही, और अब हम कंप्यूटर का यूज करके क्या करेंगे। तो हमने उनको रिक्वेस्ट करी, हमने कहा सर कल को आप रिटायर हो जाओगे तो उसके बाद क्या करोगे? बोले हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे। बोला आप हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कैसे करोगे? क्योंकि तो कॉज लिस्ट इंटरनेट पे आती है, अगर आप कंप्यूटर नहीं सीखोगे आप तो कॉज लिस्ट भी नहीं देख सकते, पेपर कॉज लिस्ट तो बंद कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से उन लोगों को भी हमने प्रेरित किया जो 50 साल की उम्र क्रॉस कर चुके थे। उनको लगता था कि हम लोगों ने जिंदगी भर ऐसे ही काम किया और अभी कंप्यूटर की जरूरत है। कई बार सर ऐसा होता था कि घर से बिल्कुल तैयार होके जा रहे हैं, बड़ा मूड फ्रेश है, और जाके सीट पे बैठे और वकील साहब आए हैं, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है, और ऐसी स्थिति बन गई है कि उनको संभालने के लिए माइंड बिल्कुल फ्रेश था लेकिन और ज्यादा फ्रेश करना पड़ा। फिर वो हर रोज बनती है, ये हम लोगों का मानना है कि 10 से 10:30 के बीच में, 10 से 10:30 के बीच में एक आधा इंसिडेंट ऐसा हमेशा हर रोज होता है। अच्छा, हर रोज कोई तो कह लीजिए इंसिडेंट जो आपको कि अल्टरनेटिव डे पे होता है, ये होता है। अच्छा, होता है तो, लेकिन हम लोग एक पहली चीज जो मैं अभी मैं दिल्ली जुडिशियल अकेडमी पढ़ाने जाता हूँ, जी जी, नेशनल जुडिशियल अकेडमी वाले ही बुलाते हैं, वहां भी पढ़ाता हूँ जी। तो नए जजों को मैं एक ही चीज सिखाता हूँ, जो मैंने किया लाइफ में शायद आप करोगे तो आपके भी काम आएगा।
मैं कोई भी वकील साहब मेरी कोर्ट में पेश होते थे, चाहे वो 1 दिन की प्रैक्टिस वाले हैं, चाहे वो 20 साल की प्रैक्टिस वाले हैं, मैं उनको सर कह के बुलाता था। सो नाइस। और जो कि लेडी एडवोकेट्स पेश होती थी, मैं उनको मैडम कह के बुलाता था। तो आपने पहले ही इतनी रिस्पेक्ट जो वो डिजर्व भी करते हैं लॉयर्स, आपने उनको दे दी, तो उनके लिए थोड़ा सा लड़ना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कभी कभार तो हो जाता है 10 से 10:30 के बीच में, तो हम उसको बड़े प्यार से हैंडल करते थे। पहले तो हमने जो हमारा कह लीजिए अर्दली होता है कोर्ट में, उसको कहते थे कि वकील साहब को पहले पानी पिलाओ भाई, गर्मी बहुत है। वकील साहब नहीं मैं पी के आने, वकील साहब पीजिए, पानी पीजिए, बैठिए 5 मिनट। तो कुर्सी खाली करा के उन वकील साहब को बिठा देते थे 5 मिनट के लिए। फिर 5-10 मिनट बाद उनका केस लेते थे जी। और उनको कहते थे कि वकील साहब हमें लगता है कि 3 में से 1 कारण है आपके लड़ने का, अब मेरे से लड़ने तो आए नहीं। पहला कारण तो ये है कि जब आप आए हो तो आपको बाहर पार्किंग नहीं मिली आज, क्योंकि पार्किंग की समस्या हर कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर है जी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि भाभी जी ने आज सुबह नाश्ता नहीं कराया। सो नाइस। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि कोई क्लाइंट सुबह सुबह आया और तारीख लेके चले गया और पैसे नहीं देके आपकी फीस नहीं देके गया। इतना कहने में पूरी कोर्ट में बाकी वकील साहब सारे हंस देते थे और वो वकील साहब भी हंस देते थे। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं। मतलब ठीक है, आप अपना मैटर बताइए। तो कह लीजिए मुझे इस बात का गर्व है कि कभी किसी वकील साहब से कोई लड़ाई कभी हुई नहीं मेरे पूरे 23 साल के कैरियर के अंदर। सर आपने कंप्यूटर क्रांति लाई, कंप्यूटर क्रांति के बावजूद भी यदि हम देखें तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, जिसमें जैसे आप करकड़ुआ में रहे हैं, जैसे आप 30 हजारी में रहे हैं, तो जो कोऑर्डिनेशन आप बार के साथ बना के चलते हैं, उस कोऑर्डिनेशन में कई बार कुछ कन्फ्लिक्ट भी आते होंगे, कई बार कुछ ऐसा लगता होगा आपको कि उस कोऑर्डिनेशन बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। बहुत ज्यादा से आपने 30 हजारी में अभी पीछे आप जैसे रह के गए तो आपने बहुत सारा फंड वहां पे उन लोगों को दिया, उन्होंने विकास कार्य अपने कराए। तो ये कोऑर्डिनेशन किस तरीके से नए जितने भी हमारे जुडिशियल अफसर आ रहे हैं और वो कभी डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे या अभी फिलहाल हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, मैं हमेशा हर मंच से मैं यही कहता हूँ और आपके मंच से भी यही कहता हूँ, मैं 23 साल अपने आप को वकील पहले समझा, जज बाद में समझा जी। बस ये कह लीजिए एक एटीट्यूड में चेंज लाना है जजेस को जी, कि आप अपने आप को पहले एक वकील समझे, उसके बाद अपने आप को एग्जैक्टली जब आप अपने आप को वकील समझेंगे तो आपको वकीलों की समस्याएं भी समझ में आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और कोई समस्याएं ऐसी नहीं कि जिनका सोल्यूशन नहीं है जी। टॉयलेट्स ठीक नहीं है, पार्किंग की समस्या है, और कह लीजिए बैठने की समस्या है, ये सब समस्या और क्या समस्या है। तो मैं जब कड़कड़डूमा में था तो उस समय हम लोगों ने बहुत अच्छा, मेरा कोऑर्डिनेशन तो कह लीजिए सारी बार एसोसिएशन के साथ बहुत अच्छा रहा। आज भी जितने भी हमारे बार एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, दे आर मतलब वो सब मेरे कह लीजिए परिवार के सदस्यों की तरह है। उनके घर में कोई खुशी गमी होती है वो सबसे पहले फोन मेरे को करते हैं, आज भी मेरे को इस बात का गर्व है। वो ये कि आपको पर्सनल लेवल पे जाना पड़ता है और आप मतलब वो कह लीजिए कि वो अहंकार त्यागना पड़ता है, मैं किसी कुर्सी पे बैठा हूँ। आप उनकी समस्या समझिए। और पीडब्ल्यूडी ने पैसा खर्च करना है, कोर्ट कॉम्प्लेक्स की मेंटेनेंस के लिए पैसा आया है। हमने तो, मैं जब कड़कड़डूमा में था और जब मैं 30 हजारी में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बन के आया तो मैंने बार एसोसिएशन के जो ऑफिस बेरर्स को एक ही बात बोली थी कि मेरे पास आप लोगों के लिए ब्लैंक चेक पड़ा। सो नाइस। आपको जितने पैसे चाहिए, आपको सिर्फ मेरे को स्कीम ऐसी एक मेरे को देनी है जिसपे वो पैसा खर्च कर सके और समाज के भले की बात हो, वकीलों के समाज के भले की बात हो। और मेरे को इस बात का गर्व है कि कड़कड़डूमा में जितने बार एसोसिएशन ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत काम करवाया हमसे। और जब मैं 30 ईयर आया तो यहाँ भी जितना भी रेनोवेशन का, बार रूम का रेनोवेशन है, जहाँ वकील साहब बैठते हैं, तो टॉयलेट्स हैं, लेडीज के लिए अलग से हमने वेस्टर्न विंग में एक नया कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट कर दिया। मतलब जो भी हम कर सकते थे हमने कभी उनको ना नहीं कही। और पीडब्ल्यूडी ने भी कोऑपरेट किया। पीडब्ल्यूडी के अपने कह लीजिए कि समय लगता है और टेंडर प्रोसेस है, उसके थ्रू जाना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टर चूज करना है, उसमें समय लगता है। तो वो भी हम बार स्टेशन के पदाधिकारियों को बोलते थे कि आप ना मेरे को कंप्लेंट करने की बजाय पीडब्ल्यूडी की, आप पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स के साथ बैठो और उनकी समस्या समझो, उसका सोल्यूशन निकालो ताकि वो काम कर पाए। वो भी ऑफिशियल तरीके से करेंगे, हम भी ऑफिशियल तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रोसेस में टाइम लगता है, वहां हमको कोऑपरेट करना है। नहीं उसमें और अच्छा समय, अच्छा मतलब टाइम, इसमें दो राय नहीं है सर। जो आपने विकास कार्य कराए और जिसकी भी सहयोगिता से हुए वो बिल्कुल तारीफ काबिल है। लेकिन अब मैं एक क्वेश्चन आपसे ये कर रहा हूं कि आपने वकालत से पहले अध्यापक, वकालत, जुडिशरी, और अब आप ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं पॉलिटिक्स के ऑफर थे कई पार्टियों की तरफ से, स्पेशली पंजाब
क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर पंजाब को बिलोंग करता हूँ, तो पंजाब को लेके तो मैंने तो सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करके मना कर दिया कि मैं वापस अपने वकील के प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ। अगर आप मेरे को एज ए लॉयर एंगेज करना चाहते हैं अपने किसी मैटर में, तो बिल्कुल और यदि हम पॉलिटिक्स यदि मैं भी खुद लॉयर हूं और मैं आपको कहूं कि आप लॉयर के नेता बनिए, क्योंकि आपको पता है नेतागिरी होती कैसे है, क्योंकि आप नेताओं के टच में रहे हैं, हेडक्वार्टर बन के आपने उनके विकास कार्य कराए हैं, आपको ये पता है कि सामाजिक कार्य किस तरीके से कराए जाते हैं, आपको ये पता है सामाजिक कार्यों की आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं। तो क्यों ना आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में उन वकीलों का नेतृत्व करें जिनको आपने अभी अपने मुख से कहा है कि वो 80% व्यक्ति, 80% अभी वकील ऐसे हैं जो अभी हैंड टू माउथ हैं, उनके लिए कुछ ऐसा कार्य क्यों नहीं करते सर आप? देखिए, मैं तो कह लीजिए अभी जुम्मा 2 महीने पुराना वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट में। मेरी रजिस्ट्रेशन अभी हुई है सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर की जी। तो अभी बड़ा लंबा सफर है ये। कभी जब एक उपयुक्त समय आएगा उस समय इसके बारे लेकिन में इसके बारे में विचार करेंगे। हम विचार कर सकते हैं और हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में फॉर्मर जस्टिस तलवंत सिंह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या किसी भी अन्य बार एसोसिएशन में अपने किसी भी पदाधिकार के लिए किसी भी कहीं मत मांगने के लिए आपको मिल सकता है। अभी तो कहिए कि ये बहुत जल्दी है इस बारे में सोचना, अभी उसके बारे में विचार नहीं किया। हाँ, लेकिन कह लीजिए कि यंग लॉयर्स को सपोर्ट करने के लिए कहीं भी अभी मैं आपको बताता हूँ, पिछले हफ्ते का एक छोटी सी कहानी है कि एक कोई संस्था है, उन्होंने ऑनलाइन लंगर शुरू किया है एजुकेशन का। अच्छा। तो बड़ा एक कॉन्सेप्ट मैंने कहा बड़ा एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो मेरे से कहीं से संपर्क में आए, तो वो फिर मैंने उनको इनवाइट किया, वो हमारे यहाँ आए जी। तो उन्होंने बताया जी कि खाने के लंगर तो बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन का लंगर लगा रहे हैं। अच्छा। और उसमें आपका सहयोग चाहिए जी। तो वो कह रहे, मैंने कहा किस तरह सहयोग? कहते हैं हम यूपीएससी के लिए, जुडिशरी के लिए और जुडिशियल एग्जामिनेशन, ये जो जुडिशियल कह लीजिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कॉलेज क्लैट और बाकी कॉलेजेस करते हैं उसके लिए, और कह लीजिए कि जितनी लैंग्वेजेस हैं, जापानीज, फ्रेंच, चाइनीज, स्पेनिश, इंग्लिश, इन सब के हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो नाइस। और जो हम जुडिशरी के लिए क्लासेस करते हैं या जो हम ये जो जुडिशियल ये जो अपने लॉ कॉलेजेस हैं उनके एंट्रेंस के लिए हम क्लासेस करते हैं, उसमें आपका सहयोग चाहिए। तो मैंने उनको अश्योर किया, जो कुछ आर्थिक मदद मैं कर सकता था मैंने वो भी करी। वो इनकार कर रहे थे, मैंने कहा नहीं आप आए हैं तो ये मेरा फर्ज है, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं देश के लिए और इसमें मेरा फर्ज बनता है। तो वो लोग ऑनलाइन पहले स्क्रीनिंग करते हैं बच्चे की और फिर देखते हैं बच्चे की, उन्होंने 3 लाख रुपए साल की एक लिमिट रखी है। उस फैमिली की जो एनुअल इनकम है 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 3 लाख सिर्फ गरीब बच्चों की मदद करें। बहुत अच्छी बात। जो थोड़ा जो अफोर्ड कर सकता है वो तो कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकता है, किसी को ट्यूटर भी रख सकता है, लेकिन जो बिल्कुल गरीब घर से बच्चा है उसके लिए उनका पहले वो उसका पूरा सोशल बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसके बाद में हम उसको एनरोल करते हैं और उनको हम ट्रेन करते हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि उनका ट्रेन किया हुआ एक बच्चा यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर रहा है। सो नाइस। आप ये देखिए, जो कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकता, लाखों रुपए नहीं दे सकता, हजारों रुपए की किताबें नहीं खरीद सकता, वो सिर्फ उनकी ऑनलाइन कोचिंग से यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर गया, वो अपने फाइनल अपने मेन एग्जाम की तैयारी कर। तो मैंने उनको पूरे सहयोग का वादा किया। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। मतलब आप मान लीजिए कि हमारे सिखिज्म में हम लोगों को दसवां निकालना होता है। दसवां का मतलब है 10वां हिस्सा समाज के काम के लिए निकालना। तो मैं मतलब सिर्फ सिखों से मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि अगर हम अपना 1/10 कह लीजिए, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, जैसे मैं वकील हूँ तो मैं हर 10वां केस फ्री करूंगा, ऐसा हर वकील मान ले। खैर मैं तो बहुत ज्यादा करता हूँ, मैं तो मैक्सिमम फ्री वाले करता हूँ और मैं तो पैसे वाले कम करता हूँ, लेकिन मैं बाकी वकीलों से भी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग समाज में उनको स्थिति में वो लोग आ गए समाज में कि वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अगर वो ये सिर्फ तय करें। हम लोग लीगल एड पे रिलाई करते हैं, लीगल एड की अपनी एक सीमाएं हैं, उससे ज्यादा लीगल एड सरकार नहीं प्रोवाइड कर सकती। बहुत अच्छा काम चल रहा है उसमें। तो हर एक वकील जो सक्षम वकील है, अगर वो हर 10वां केस फ्री करना शुरू करते तो देखिए समाज में क्या तब्दीली है। एक सर एक क्वेश्चन अभी हमारे दिमाग में आता है और सभी पूरे समाज से परेशान रहता है कि
कि सरकार को ये पता होते हुए भी कि हमारा जो जस्टिस है वो डिले जब होता है तो डिनाई की तरफ जाता है, और वो डिले इसलिए होता है क्योंकि जो जजेस की संख्या है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, ना हाई कोर्ट में है, ना सुप्रीम कोर्ट में है। तो उस क्वेश्चन पे कभी या उसके लिए कोई सॉल्यूशन आपके दिमाग में है कि आप उस सरकार के लिए कुछ ऐसा पत्र लिखें या कोई अपनी राय दें, ओपिनियन दें, क्योंकि इस कार्यक्रम को लाखों लोग देखेंगे, सरकार तक ये बात जाए कि जब आपको ये पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट या किसी भी अन्य स्टेट के हाई कोर्ट में इतनी संख्या होनी चाहिए और वहां पे एक वो मामला जो सुनवाई पे नहीं आता, शाम को पता चलता है कि वो तो ड्यूटी लग गई उसकी। देखिए ऐसी स्थिति के लिए निपटने के लिए क्या करना चाहिए? दो चीजें हैं जी। पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की पहले बात करें सर। एक सुप्रीम कोर्ट में अभी एक मैटर चल रहा जी। है मलिक मजहर सुल्तान के नाम से मैटर है। जी। मलिक मजहर सुल्तान साहब इस समय उत्तराखंड जुडिशरी में डिसीजन है। जी। वो यूपी में रहते थे पहले और यूपी में उन्होंने मुंसिफ मैजिस्ट्रेट का जो एग्ज़ाम होता है वो लिखने के लिए फॉर्म भरा, तो उन्होंने हाईकोर्ट ने कह दिया या जो भी उनके यहाँ जो सिलेक्शन बोर्ड होगा उन्होंने कहा जी आप ओवर एज हैं, जी। आप फॉर्म नहीं भर सकते। जी। तो उन्होंने उनको कहा कि मैं तो एग्जाम देने के लिए पिछले 5 साल से तैयार हूँ, आपने एग्जाम ही नहीं करा। एग्जाम ही नहीं कराया तो अगर मैं ओवर एज हो गया तो मेरा तो जी कोई जी कसूर जी नहीं। जी उन्होंने यही बात कह के हाईकोर्ट में रिट फाइल करी जी और हाईकोर्ट में गुहार लगाई कि जी मेरे को आप एग्जाम में बैठने दीजिए। जी शायद उनको वहाँ से रिलीफ नहीं मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट आए। जी। सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर से जी। वो एग्जाम में बैठे और यूपी की एग्जाम में बैठे। बाकी क्या उनके केस में क्या हुआ उसको हम छोड़ दें। जी। सुप्रीम कोर्ट की नॉलेज में जब ये बात आई, जी। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जब ये बात आई कि कई स्टेटों में 4-5 साल तक एग्जाम नहीं हो रहे जी। जुडिशरी के, तो उन्होंने वो मैटर तो डिस्पोज ऑफ कर दिया मलिक मजहर सुल्तान साहब का जी। उनका एज ए पर्सन, जी। और उसको सीओ मोटो कॉग्निजेंस लेके जी। ये पिछले कम से कम 7-8 या 10 साल पहले की बात है, वो मैटर आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को और हर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल साहब को ये डायरेक्शन है कि हर 6 महीने में आप अपना पर्सनल एफिडेविट फाइल करेंगे कि आपने इन 6 महीनों में एग्जाम किए या नहीं किए। उस पिटीशन के चलते हुए हर स्टेट और हर हाई कोर्ट ये कोशिश करती है कि साल में एक बार जरूर